जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने संविधान का भाग 1 पढ़ लिया था और भाग 1 के अंतर्गत हमने आर्टिकल 1 से लगाकर आर्टिकल 4 का अध्ययन कर लिया था। और इसमें क्या था, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो उन सब का अध्ययन हमने कल वाली क्लास में कर लिया था। आज का हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा किसका, नागरिकता का। और नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया है, नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में किया गया है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 या अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक इसका प्रावधान किया गया है नागरिकता। तो नागरिकता के बारे में कुछ विशेष बातें देखेंगे कि नागरिकता की क्या विशेष बातें हैं। सबसे पहली बात तो यही है, जो भारत देश है, भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है। तो भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है भारत में भाई, एकल नागरिकता है। और इसका प्रावधान हमने कहां से लिया है, इसका प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से ले रखा है। कहां से, ब्रिटेन के संविधान से ले रखा है। अब बात आएगी कि एकल नागरिकता क्या होता है जी, और दोहरी नागरिकता क्या होता है। तो एकल नागरिकता वो होगा जहां पर केवल केंद्र की नागरिकता होगी। लेकिन दोहरी नागरिकता किसे कहेंगे, दोहरी नागरिकता से कहेंगे जिस देश में केंद्र व राज्य दोनों की नागरिकता हो। यानी कि केंद्र की अलग नागरिकता और राज्य की अलग नागरिकता। जैसे इस देश में है दोहरी नागरिकता, यूएसए यानी कि अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। और भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। केवल केंद्र की नागरिकता है, यहाँ पर राज्य की अपनी कोई अलग से योग्यता नहीं है। ठीक है भाई, चलो ये बात हुई। उसके बाद बात करते हैं जो नागरिकता है, नागरिकता के प्रावधान को 26 नवंबर सन 1949 को ही लागू कर दिया था। अर्थात जब हमारा संविधान बनकर अंगीकृत हो गया था तो उस समय ही नागरिकता को लागू कर दिया था। मैंने इससे पहले क्लास में बता रखा था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। उन्हीं आर्टिकलों में कौन कौन से थे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 उन आर्टिकल में शामिल थे। इनको भी उसी समय 26 नवंबर सन 1949 को लागू कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेष बातें थी नागरिकता की। अब बात करते हैं हम भाग 2। और भाग 2 कहां से शुरू होगा, ये अनुच्छेद 5 से शुरू होगा। ठीक है भाई, कहां से शुरू होगा, अनुच्छेद 5 से ही शुरू होगा। जानेंगे कि अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5, और अनुच्छेद 5 में किस चीज का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया है संविधान के, संविधान के लागू होते समय नागरिक, यानी कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय की नागरिकता की यह बात करता है। यानी कि इसमें बात कही गई है कि भारत में जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं किसको भारत का नागरिक माना जाएगा। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 5 में। और उसमें शर्तें क्या दी हुई थी, शर्तें क्या दी हुई थी इसमें, कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उस समय जब संविधान लागू हुआ। तो वो व्यक्ति नागरिक होगा, नंबर 1, या तो वो भारत के, या तो भारत के किसी भी, किसी भी राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जन्मा हो। या दूसरी कंडीशन क्या होगी, उसके माता पिता, उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत का, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। और तीसरी कंडीशन क्या दी,
कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वह संविधान लागू होने से, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले भारत में निवास कर रहा हो, कर रहा। ठीक है भाई। तो आर्टिकल 5 में एक कंडीशन दी हुई है 5, और क्या कहा गया है इसमें, संविधान के लागू होते समय नागरिकता, यानी कि जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय भारत में जो रहने वाले व्यक्ति है उसमें किस किस को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो 3 कंडीशन दे दी उसमें कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा वह व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जन्मा हो उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि ऐसा भी नहीं है तो उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यदि ये दोनों कंडीशन भी फॉलो नहीं करता, फिर तीसरी कंडीशन क्या दे दी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वह संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में निवास कर रहा हो। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करता हो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है भाई, ये थी अनुच्छेद 5 की बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, भारत आने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, यानी कि ये बात करता है उस समय की जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था, उस समय की बात कर रहा है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं क्या उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाए या उनके लिए भी कुछ शर्तें रखी जाए। तो उनके लिए भी शर्तें रखी गई, और शर्तें क्या रखी गई, एक डेट निर्धारित की गई, एक तिथि निर्धारित की गई, और तिथि कौन सी थी, वो तिथि थी 19 जुलाई 1948, और इधर भी हम लिखेंगे 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद। ठीक है, यानी कि एक डेट निर्धारित कर दी गई कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ जाएगा उसको तो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया वह वह भारत का नागरिक, भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आता है उसके लिए क्या कंडीशन रख दी, उसके लिए कंडीशन ये रखी कि उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कम से कम 6 माह तक भारत में निवास करना होगा, भारत में निवास करना होगा, और उसे, और उसे रजिस्ट्रेशन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर
भारत की नागरिकता मिलेगी। क्या कही भाई बात इसमें, कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आता है तो उसको क्या करना होगा, पहले कम से कम 6 माह तक भारत में निवास करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के आधार पर उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये इसकी शर्तें हैं कि जो इन शर्तों को पूरा करेगा उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है ना भाई, दोनों बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगली, अनुच्छेद 7 की, आर्टिकल 7 की। और आर्टिकल 7 में किस चीज का प्रावधान है, आर्टिकल 7 में कहा गया है भारत से, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर वापस भारत आने वालों की नागरिकता। ठीक है, ये भी कब की बात करता है, जब हमारा देश का संविधान बनकर लागू हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। ये भी उस समय की बात है कि वे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से वापस लौटकर भारत में आ जाते हैं तो क्या उनको नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए, ये उसकी बात करता है। ठीक है भाई, तो समझेंगे किन व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी और किस व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई है, और शर्तें क्या है इसकी भी आपको एक डेट याद रखनी होगी। और डेट क्या है वो, 1 मार्च, 1 मार्च 1947 से पहले, और दूसरी ओर क्या लिखेंगे हम, 1 मार्च 1947 के बाद। ठीक है भाई, 1 मार्च 1947 से पहले और 1 मार्च 1947 के बाद। तो जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले आ जाता है भारत में, ठीक है, 1 मार्च 1947 से पहले जो भारत में आ जाता है उसे उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, माना जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद आता है भारत में उसको क्या करना होगा, उसको पाकिस्तान सरकार से, पाकिस्तान सरकार से स्थायी निवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र लाना होगा, लाना होगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। किसके माध्यम से भाई, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, इस बात को समझना होगा कि ये क्या बात है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। मैंने एक साइड में लिख दिया कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले भारत में आ गया हो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इधर लिख दिया कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत में आया हो तो उसको क्या करना होगा, पाकिस्तान सरकार से स्थायी निवास प्रमाण पत्र लाना होगा, फिर उसको रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे जब भारत आजाद हुआ था हमारा 15 अगस्त सन 1947 को,
तो उसकी प्रक्रिया लगभग मार्च से ही शुरू हो गई थी। तो जो इसकी प्रक्रिया मार्च से ही शुरू हो जाती है, तो हमारे भारत वालों को पता चल चुका था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनेंगे। ठीक है। तो जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान में गए थे, उनको नहीं पता था कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाएगा और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाएंगे। क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा होकर करता था। वो तो सोच रहे थे पाकिस्तान में जाकर भी कि हम तो भारत में ही घूम रहे हैं 1947 से पहले। उनको नहीं मालूम था कि अलग देश बन जाएगा। तो जो व्यक्ति ये सोचकर गए थे कि हम तो भारत में ही घूम रहे हैं, भारत के हिस्से में ही घूम रहे हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि अलग अलग देश बनने वाले हैं 15 अगस्त 1947 के बाद। तो सरकार ने उनको छूट प्रदान की। इनको नहीं पता था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाएंगे। ये तो भारत देश समझकर ही भारत उसमें घूम रहे थे। ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब वे वापस लौट कर आते हैं तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में बट जाता है। तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो क्या करती है जो संविधान सभा थी, उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले जाते हैं उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा आसानी से। उनके लिए कोई भी शर्त नहीं है, कोई भी कंडीशन उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। वो जानबूझ कर नहीं गए थे दूसरे देश में, लेकिन उनको तो मालूम भी नहीं था कि ये दो देश बन जाएंगे। ठीक है भाई। अब इधर बात कर दी कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से लौटकर आ गया है भारत में, इस वाले व्यक्ति को पता था, जो 1 मार्च 1947 पता था कि दो देश बनेंगे भारत और पाकिस्तान 1947 के बाद, और ये पता होने के बावजूद भी वो भारत से पाकिस्तान जा रहा है। उसने सोचा कि पाकिस्तान में अच्छा होगा माहौल, वहां पर अच्छे लोग मिलेंगे, वातावरण अच्छा होगा, पर्यावरण अच्छा होगा। लेकिन वहां पर जाकर देखा उस व्यक्ति ने, वहां पर तो बहुत बुरा हाल है। वहां के व्यक्ति अच्छे नहीं है, गंदे लोग रहते हैं वहां पर, बेकारा देश है वो, बिल्कुल निकम्मा देश है। ठीक है। पर्यावरण अच्छा नहीं है वहां पर, खाने को उनके पास अनाज नहीं है, गरीबी वहां पर बहुत ज्यादा है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि इससे अच्छा देश तो भारत ही है, दोबारा भारत में लौट कर चलते हैं। तो जब दोबारा भारत में आते हैं लौटकर वो व्यक्ति, उनके लिए शर्त रख दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलती की है और गलती की सजा तो उनको मिलनी चाहिए। गलती की क्या की है उन्होंने? गलती ये की कि जब उनको पता चल गया था 1 मार्च 1947 में कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनेंगे, तो उनको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी गए वो पाकिस्तान को अच्छे समझकर। तो पाकिस्तान में उनका मन नहीं लगा, फिर लौटकर भारत में आ गए वापस। अब उनको सजा तो मिलनी है भाई, कुछ ना कुछ। तो उनके लिए शर्तें रख दी, इनके लिए कंडीशन रख दी। और कंडीशन क्या रख दी? जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाकर दोबारा भारत में आता है, उसको पाकिस्तान सरकार से एक सर्टिफिकेट बनवा कर लाना होगा, स्थायी प्रमाण पत्र, कि मैं हमेशा भारत में ही निवास करूंगा। और जब वो लेकर आ जाएगा, उसको 6 महीने तक भारत में निवास करना होगा पहले, फिर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा दूतावास में जाकर, और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, भारत की नागरिकता दी जाए। ठीक है। उसको बहुत अच्छे समझोगे आप लोग अनुच्छेद 7 को। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की, कि अनुच्छेद 8 में क्या है। अनुच्छेद 8, ठीक है भाई। अनुच्छेद 8, तो अनुच्छेद 8 में कहा गया है, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी कि जब हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होते समय, संविधान लागू होते समय जो भारतीय मूल के व्यक्ति, जो भारतीय मूल के व्यक्ति दूसरे देश में थे या विदेश में थे, या विदेश में थे। ठीक है। ऐसा भी तो हुआ होगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे कि दूसरे देश में जा रहे होंगे, या तो बिजनेस के सिलसिले में गए हो, या व्यापार के सिलसिले में गए हो, या घूमने के लिए गए हो।
तो उनके लिए भी तो प्रावधान करना था कि उनको भारत का नागरिक माना जाए या न माना जाए। तो संविधान सभा का जो दिमाग था वो बहुत साल आगे की सोचता था। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हमारी संविधान सभा में। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा जो भारतीय मूल के तो हैं लेकिन वो बाहर है किसी दूसरे देश में। भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होंगे, पहले तो यही समझेंगे। तो वे व्यक्ति जिनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, उनका जन्म किसी एक का उनमें से भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, वे व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति माना जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति वो बाहर है उस समय, उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, उसमें से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, तो वो व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति होगा। ठीक है भाई। कल्पना चावला जैसे भारतीय मूल की व्यक्ति थी, नासा में काम करती थी वो, लेकिन जन्म कहाँ हुआ उसका, हरियाणा करनाल में जन्म था। वो भारतीय मूल की व्यक्ति थी क्योंकि उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, उनमें से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ होगा, तो भारतीय मूल की व्यक्ति थी। ठीक, तो ऐसे ही इसमें कहा गया कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति है और संविधान के लागू होते समय में बाहर है दूसरे देशों में, उनके लिए क्या प्रावधान किए जाए। तो उनके लिए अनुच्छेद 8 जोड़ा गया और इस अनुच्छेद 8 में कहा गया कि जो व्यक्ति बाहर है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो जानबूझकर बाहर नहीं गए हैं। उनको नहीं पता था कि 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हो जाएगा। वो तो घूमने के लिए गए हैं या व्यापार के सिलसिले में गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, संविधान लागू हो गया है। तो उनकी तो कोई गलती नहीं है इसमें, उनको तो अंदाजा भी नहीं था संविधान लागू हो जाएगा। तो एक काम करो, उनको अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता आसानी से दे दो। ठीक है, नहीं कि उनको भारत का नागरिक मान लिया जाए। ठीक है भाई। तो अनुच्छेद 8 भी आप लोगों की बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आज के लिए इसको हम इतने ही रहने देते हैं। बाकी के जो इसके आर्टिकल बचे हुए हैं, जिसका दूसरा जो पार्ट है उसको हम कल पढ़ लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड में हो जाता हूँ। मैं आप लोगों से उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नोट्स बना रहे होंगे। और आज का जो हमने पढ़ाया है ये नागरिकता संविधान का भाग 2, ये भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि इसको संविधान का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है नागरिकता को। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से जाना होगा और बहुत आसान तरीके से आपने इसको पढ़ लिया होगा और इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हो। ठीक है भाई। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अच्छी अच्छी जानकारी व बहुत कम समय में और अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।